कि आप एरिया में क्या है, मैन पावर कैसी है, उसके बेस पे जो टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। तो टोटल टेक्नोलॉजी मैंने इसलिए कहा कि टेक्नोलॉजीज कई है, जितनी हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे वो सारी एक ही जगह पर नहीं लग सकती, और कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जो हम पहले करते थे उन्हें हम अपनाना भी पड़ेगा। तो ये सारा प्रिविलेज रखते हुए मैं इस नेक्स्ट देखिए, मेन चीज़ जो है किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी भाग को कामयाब करने के लिए प्लांट मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिएंट एफिशिएंसीज हमारे पास होनी चाहिए, डेफिशिएंसीज को कम करें। एपिडेमिक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट सबसे ज़्यादा जो हमारे इसमें मार्केटिंग में खासतौर पर विदेशों में भी जाता है, विद इन इंडिया भी इंसेक्ट पेस्ट की डैमेज के कारण जो है काफ़ी नुकसान। डिजीज़ में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ किस स्टेज पे आती है और उसके लक्षण क्या है, किन परिस्थितियों में। से हम अगर हम एग्जाम्पल ले लें कैंकर की, तो ह्यूमिडिटी जब हम हाई हो जाए, चाहे बारिश आए ना आए, अगर ह्यूमिडिटी हाई जा रही है और टेम्परेचर हाई है तो कैंकर आ सकता है, प्रोवाइडेड कि ह्यूमिडिटी है। इसी तरह से डिक्लाइन का कारण क्या है वो हम इस डिस्कस करेंगे। शेल्फ लाइफ वगैरह के लिए कोल्ड चेन वगैरह कैसे किए यूज, और प्रोसेसिंग पार्ट इसमें तीनों में इज वीक। अगर आप इसका जूस निकालेंगे 15 दिन बाद आप देखेंगे उसका कलर चेंज होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण उनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि किन्नों में प्रोसेसिंग हो तो किसानों को काफ़ी फायदा हो, लेकिन इसका जूस ऐसा नहीं है जिसमें प्रोसेसिंग की जाए। आपको याद भी होगा अल्होक में एक इसका यूनिट लगाता है जूसेस, फ्रूट जूस अग्रवाल वगैरह, वो आज तक कामयाब इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। हाँ, इसकी ब्लेंडिंग अगर माल्टा से आप करेंगे या दूसरे वैली शरबत वगैरह से करेंगे, डेजी है एक नई वैरायटी आई है उसके साथ करेंगे तो बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन वो एरिया बहुत कम है, उतना एरिया है नहीं जितना कि होगा। नेक्स्ट, ज़्यादातर जो है मेरा लेक्चर जो है ना, इसमें टेक्स्ट आपको कम मिलेगा, फोटोग्राफ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम देखेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, सो दैट हम लोग भी कैसे करना है इसको। तो पहले मैंने कहा था कि प्लांट मटेरियल जो है हमारे पास होना चाहिए। उस प्लांट मटेरियल के लिए हाईटेक नर्सरीज आर इम्पॉर्टेंट, और हाईटेक नर्सरीज को हम दो पर्पज से करते हैं। एक तो ये है कि डिजीज उसमें ना आए, वहाँ पर ना आए। सबसे पहले फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें है सोलराइजेशन एंड ह्यूमिगेशन। अब एक्चुअली इसमें साइड पे लिखा हुआ वेसल एंड ट्रेनिंग, ये बेसिकली बैंड है। अब ये सिर्फ आप कर सकते हैं तब अगर जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा वही कंपनी वाले आके ट्रीट करेंगे आपकी सॉइल को, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर सकते, आपको बेचा नहीं जाएगा, आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ मिट्टी को जो है कोई 1.5 फुट के करीब तक फैलाया जाता है, और उसके ऊपर ये पॉलीथीन या आप देख रहे हैं एक्चुअली सिंगल शीट है, ऊपर मिट्टी डाल रखे ताकि उड़े ना। इस गीला करते हैं, वेट करना है, सिर्फ इसको मॉइस्ट भी करना, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो है पानी तरबतर हो, उसमें पानी इतना होना चाहिए कि इसमें मॉइस्चर पूरे में आ जाए। उसके बाद ये शीट जो है मई के महीने में शुरू में या मिड में आप लगा दिया, और 1 महीना मिनिमम इसको उस गर्मी में रख दिया जाता है। इसमें क्योंकि इसका टेम्परेचर उसमें हमारे वैसे भी टेम्परेचर 45, 46, 47 टेम्परेचर होता है, और ये कम से कम 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर सॉइल का बढ़ा देता है घर ढकने के बाद। सो 60 के से करीब जब इसका टेम्परेचर आ जाता है या 55, 57 डिग्री, तो उस स्टेज पे ये स्टरलाइज हो जाता है सॉइल। तो हमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, नेचुरली जो है ये स्टरलाइज हो जाएगा। और आज की संदर्भ में वैसे भी अगर हम देखें जितने भी बाग हमारे कर रहे हैं या खेती जनरल में बात करें, केमिकल्स को हम जितना मिनिमम यूज़ करें उतना बेटर है, उतनी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना हम केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी सस्टेनेबिलिटी कम होगी। ये करने के बाद 1 महीने बाद इसके बाद इसको हटा देते हैं, और उसके बाद पॉलीथीन के बैग्स होते हैं जिसमें इस मिट्टी को भरा जाता है। यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दो मैं, जिसमें ये मिट्टी बिछाई जाती है, इसमें गोबर की खाद वगैरह भी ऐड की जाती है। गोबर की खाद होती है कुछ हद तक, इसमें जो है हम ये जो है नीम वगैरह जो है उसकी स्प्रे दे देते हैं, और उसके बाद इसको रख देते हैं। उसके बाद पॉलीथीन में भर देते हैं इसको,
अगर कोई ऑर्गेनिक की तरफ ही ज़्यादा जाना चाहता है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता, तो चलिए इसको हटा देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसमें आप पानी का छिड़काव देकर हल्का सा, और उसके साथ ही जो है आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हो। पीएसपी कल्चर व्यायाम, खासतौर पर व्यायाम और पीएसपी कल्चर जरूर देना चाहिए इसमें। और अगर ट्राइकोडर्मा इसलिए देना है, अगर हाइड्रोप्थोरा की प्रॉब्लम आती है उस एरिया में आपको, तो ट्राइकोडर्मा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिफाफों को भर दीजिए आप। लिफाफों में भरने के बाद वो उस लिफाफे का साइज जो है वो होना चाहिए 13.7x7, मतलब लंबाई जो है 13.7 या 14 इंच के करीब हो, और चौड़ाई जो है वो 7 के करीब या 9 के करीब होनी चाहिए। अगर फोल्डिंग बीच में देते हैं, इस तरह करके लिफाफे बने हैं जो बाद में खुल जाए, तो 2 इंच का वो भी गैप दिया जाता है। 13 से 15 इंच के करीब या 12 से 14 इंच के करीब बीच में आप गैप दे सकते हैं। इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। सीड सोइंग के लिए हमें करना पड़ेगा, बेसिकली सीड्स को लेके हम उसको 50 डिग्री बॉइल्ड वाटर जो है उसको ठंडा कर देंगे। टेम्परेचर 50 के करीब का जब होगा या 45 के करीब हो, उसमें वो सीड डाल दीजिए इकट्ठे, पोल्ट्री में बाद डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट तक उसको निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जो डिजीज सीड्स के अंदर हैं, खासतौर पर फाइटोपैथोलॉजी डिजीज अगर हैं, तो वो जो है खत्म हो जाएगी इस टाइम पर। और आप छिड़का देना अदरवाइज की सोइंग कराई जाती है लिफाफ में। उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे उन्होंने रेडी करा उसको ऊपर रखाया उसको लगा दीजिएगा सारा जो मिशन। और उसके बाद उसको आप जब 6 महीने का हो जाएगी उस स्टेज पर एक बार इसको आप निकाल के ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे किसी दूसरे में या बड़े ट्रेन में ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे, उसमें आप उसको रख सकते हैं। अदरवाइज इसी में आप रख लीजिए। 6 महीने का हो, 6 महीने बाद इसमें जो है साइड की जो ब्रांचेस लीव्स वगैरह जाते हैं 9 इंच के करीब जमीन से 9 इंच के करीब हाइट पे इसकी टी बड़ी या आई बड़ी, और उसके 1 साल या 9 महीने बाद आपका पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन बड़ी करने के 2 महीने या 3 महीने बाद समटाइम जनवरी हम दूसरा पोर्शन को काट देते हैं। मान लीजिए पौधा हमारे पास और यहाँ पे हमने वो आगे फोटोग्राफ आएगा उसको ऊपर से काट दिया जाता है। जो साइन मटीरियल है हमारा तो पूरा कंप्लीट पौधा फार्मर्स को दे दीजिए। ये मैंने आपको बताया था ये मिट्टी से बन गया। उसके बाद वो जो आप देख रहे हैं नीले रंग की ट्रेज है, एक पूरा ट्रे है जो 14 बाई 14 के करीब का है, 30 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर जो डेप्थ है, और 30 ही विड्थ भी होगी या 25 के करीब होगी। उसमें रख के उसके बाद उसको आप कहीं उनका निकाल के, और फिर आप अगर शुरू में पॉलीथीन में नहीं डाला था उसी में डाला था डायरेक्ट करने के लिए, तो उनको पॉलीथीन में शिफ्ट कर देंगे। पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद ये आप लास्ट में देखेंगे ये इस हाइट की लास्ट वाला जो है सीडलिंग रेडी फॉर बड़ी, मतलब ये जो है 1.5 फुट की हो जाती है। और उस स्टेज पे इसको ट्रांसप्लांट कर लीजिएगा और फिर बडिंग कर लीजिएगा। डायरेक्ट इसमें भी बडिंग कर सकते हैं आप। इसमें करने का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़ेगी, इस पर एक दूसरे को ढक के रखते हैं, मॉइस्चर स्लाइटली बना रहता है, तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, जल्दी आ जाती है। नॉर्मली 25 दिन में अगर इस तरह का इसमें रखेंगे आप 25 दिन में इसकी प्लांट शुरू हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मल इंडिविजुअल प्लांट का अगर हमने रखा है उसमें लिफाफे में, तो दैट टेक्स नियरली 2 months to 3 months। नेक्स्ट अब ये देखिए जो ऊपर वाली फोटो है ये इसी हाईटेक का एक पार्ट है जिसमें आपने देखा भी होगा, इसके बैक साइड पर भी है इस तरह का मटीरियल। इसमें प्लांट मटीरियल रखा जाता है, इलाइट मदर प्रोजेनी प्लांट, यहाँ से बड़ मटीरियल आप ले लेना है वो इसमें रखा जाता है। और ये जाली का बना था, स्टेनलेस स्टील जाली का बना था, और इसकी विड्थ जो है गैप जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 30 सेंटीमीटर्स चकोर पूरे की जो है वो हो, ताकि उसमें मच्छर वगैरह कुछ नहीं अंदर जाए। और उसके बाद ये पौधे निकाले हुए हैं जो आप इससे ले लीजिए, बड़ किए हुए पौधे। उस फोटोग्राफ को हम छोड़ देते हैं, जब वहाँ आ जाएगा बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए
इसमें देखिए दो चीज इम्पोर्टेंट इसमें ये नहीं कि लिफाफे में डाला, इम्पोर्टेंट ये कि आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे हमने जो है कंकड़ डाले हैं। बेसिकली फाइटोप्थोरा जो है जब भी मिट्टी में कोई चीज़ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ जाएगा फाइटोप्थोरा उस पर आएगा। यहाँ पे क्योंकि पानी भी हमने देना है तो सडन स्प्लैशेस हो सकते हैं अगर मिट्टी सीधे, तो वो इसको डाला जाता है ताकि पानी जब गिरे भी वो नीचे जाएगा, स्प्लैश नहीं हो। नेक्स्ट अब ये देखिए ये मटेरियल नॉर्मली अगर आप ये तैयार किया हो मिट्टी में तो रूट सिस्टम आपका इतना बहुत बढ़िया नहीं बनेगा या लिफाफे में जैसे बैटर है ये रूट सिस्टम पूरा वेल डेवलप। और उसके बाद ये बड किए हुए पौधे हैं, बडिंग कैसे करनी है इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट। अब ये है बड जो मैंने आपको बताया 9 इंच के करीब का एक कट दिया जाता है, टी शेप में दे सकते हैं या आई शेप में दे सकते हैं, उसमें बड डाली जाती है। पर यहाँ जिस चीज़ का मैं ख्याल रखना हूँ ये रखना है कि हमें जो बड लेनी है दैट शुड बी मैच्योर बड लेंगे तभी फ़ायदा है। अगर मैच्योर नहीं है सिर्फ ग्रीन है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बड का मतलब ये स्ट्रीक्स जो इसमें देख रहे हैं वाइट स्ट्रीक्स इसमें होनी चाहिए। उसी बड को जो है मटीरियल आपने बड मटीरियल लेना है और उसको रोक दीजिए उसको। इस उसमें जो है हमने जो बड दिया है तो वो भी किलो की बड या मदर प्रोजेनी की है, लेकिन इसमें वाइट स्ट्रीक्स नहीं है। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 साल 7 साल या 8 साल का पौधा जिसमें से बड लें। एक्चुअली बड हमेशा लेना मैच्योर पौधा जिसकी आपने 1 आध साल फल भी लिया हो, पता हो कि मैं फल ठीक दे रहा है, क्वालिटी अच्छी। और जो ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं जिसका मतलब ये है कि 2-3 साल का है, उसी में से निकाल के उसमें कर दिया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बड मटीरियल जो हमने लेना है वो मैच्योर होना चाहिए, वाइट स्ट्रिक्स उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए। नेक्स्ट ये आप देखिए ये जो मटीरियल लगाया उसके बाद ये 4थे साल का पौधा है बेसिकली और 4th ईयर में जाता है। यही फर्क है ग्रीन कलर का अगर आप लगाएंगे और अगर स्ट्रीक कलर वाइट स्ट्रीक है, वाइट स्ट्रीक से आप शूटिंग जल्दी आ जाएगी आएगी, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती। दूसरा ये लेट आएगी, इट विल टेक 4 years 5 years और कई बार कम आता है पूरे 2 साल तक, उसके बाद फिर ठीक आए जब तक वो मेच्योरिटी नहीं हो। क्योंकि इट इज़ द एज ऑफ द बर्ड दैट डिसाइड्स कि भाई क्या फल इसमें जल्दी लगेगा कि नहीं लगेगा। वो तभी होगा जब वाइट स्ट्रीक्स उसमें होंगी, एज उसकी ठीक। नेक्स्ट नर्सरी वगैरह में लगा दिया तो उस स्टेज पे आप होता है न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है इसके लिए। वो देखो अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो उससे क्या होगा, बड डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, फ्लोरिंग अच्छी आएगी, फ्रूट सेट अच्छा होगा, नींद अच्छी होगी, फ्रूट का साइज और क्वालिटी दोनों अच्छी होगी। फ्रूट का साइज और क्वालिटी तो नॉर्मली जिसको हम कहते हैं ना 45 दाने 10 किलो के या 45 cm का दाना हो या 54 सेंटीमीटर का दाना वो बेस्ट रहता है, तो वो उस क्वालिटी का आपको मिल सकता है। कई बार आपने देखा जब आप किन्नौ जाते हैं ना हम ये कहते हैं कि बड़ा किन्नौ ले लो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार बड़े किन्नौ जो है उनको आप देखो छिलका काफ़ी मोटा होता है, वाइट होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की कंटेंट बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कंटेंट कम चाहिए, इसमें पोटाश की बेटर चाहिए। टोटल रेशियो जो अगर हम देख रहे हैं NP और K ये होना चाहिए। अगर एक के साथ नाइट्रोजन कम देते हैं तो 0.75% या 0.75 हिस्सा जो है इसका 3/4 हिस्सा जो है पोटाश का होना चाहिए, आधा हिस्सा इसका फास्फोरस का होना चाहिए। ये NPK की रेशियो जब भी एनालिसिस आप कराते हैं इस रेशियो की तरफ ध्यान देना जरूरी है। अगर ये रेशियो नहीं है तभी क्वालिटी घटती जाए। नाइट्रोजन हाई है तो पोटाश आपको लगेगा कि बहुत कम आ रहा है लीफ में, और पोटाश हाई है तो आप ये देखेंगे कि नाइट्रोजन की बहुत ज़बरदस्त डेफिशिएंसी शो करेगा। इसी तरह फास्फोरस की डेफिशिएंसी गर्मियों में शो करेगा, पत्ते के पीछे जो है डॉट्स आ जाते हैं ब्राउन कलर के, या फिर आगे लगेगा वो कुछ फल में से भी कैसे पता लगेगा कि इसकी फास्फोरस कंटेंट ठीक है। क्लोरोसिस मतलब डिजीजेज वगैरह जो है या क्लोरोसिस कभी आपने देखा होगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि पत्ते जो है वो पीले से पड़ रहे हैं, थोड़े दाग से हैं उसमें, तो ये बेटर होगा न्यूट्रिशन तो ये चीज़ें नहीं आएंगी उसमें, बट द रेशियो शुड बी बेटर। जैसे आजकल ठंड पड़ रही है, अगर न्यूट्रिशन वगैरह
पौधे को ठीक दिया तो वो रेजिस्टेंस भी है वेदर के खास पे पाला वगैरह पड़ता ही है। इसमें अगर हल्का पानी भी आप दे देंगे तो कवर कर जाएगा। अदरवाइज अब अगर आप भागों में जा रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से ये कॉस्ट का इम्पैक्ट इसमें रूट्स पर आना शुरू हो गया और उसमें या तो काला सा धब्बा आ गया होगा या फिर फटना शुरू हो गया, ऊपर से जहाँ से डंडी होती है उस साइड पर फटना शुरू हो गया थोड़ा बहुत या शुद्ध हो गया थोड़ा, वो फ्रॉस्ट के कारण। वो तभी कम हो सकता है कि न्यूट्रिशन वगैरह हमारे इसमें ठीक हो, पानी की बहुत एक्सेस मात्रा नहीं हो शुरू में दी हुई, बाद में जो है पानी हम मौसम है नॉर्मली बंद होता है पानी, लेकिन हल्का पानी एक बार हम कहते हैं देने के लिए जो 15-20-25 दिन तक आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो बहुत जरूरी है। और 5 से 7 महीने का लीफ होना चाहिए। जो फरवरी में नए पत्ते निकलते हैं उसका जुलाई में जाके आपने जो है या अगस्त सितंबर में जाके इसका सैंपल लेना है। हलदार को वो दूसरे सैंपल लेना है। फल के जो पीछे पैक, फल के बिल्कुल पीछे जो डंडी है उसमें पहला लीफ है वो आपने लेना है और 1 एकड़ बाग में से कम 20% या मैक्सिमम 40% लीव्स हमें मिलने चाहिए। और तरीका ये होना चाहिए कि 40% लीव्स का मतलब है कि एक ही जगह हमने 150 लीव करना है, 200 करने हैं तो हमने एक ही जगह से करना है। एक पौधे से 4 या 10 मतलब 5 लीव एक पौधे से लेंगे और क्रॉस सेक्शन रेंडमली आपने लेना है। और ये देख के नहीं कि इसका ले लो ये ठीक लग रहा पत्ता या बिल्कुल ही पीला पड़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डेफिशिएंसी भी होगी, अच्छा पत्ता भी है, लेकिन लेना इसकी बैक साइड का ही उसको आप ले सकते हैं। और अगर आपने जो है नॉन फ्रूटिंग का लेना है, फ्रूटिंग में तो क्योंकि फल है पता लग जाता है बैक का, लेकिन नॉन फ्रूटिंग में नहीं पता लगेगा हमें, तो उसमें क्या करता है 3 से 5 महीने पुराना पत्ता कम से कम होना। वो ये होती है कि जो नई ग्रोथ है उसके पीछे जो है फर्स्ट सेकंड लीफ को छोड़ देंगे और फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लीफ को आप ले सकते हैं। ये और तरीका वही है, रेंडमली 20% या मैक्सिमम 40% एरिया से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको जो न्यूट्रिशन का हमने लिखा मैक्रोन्यूट्रिशन, अब डिसाइड कैसे करना हमने कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट। आगे बाकी जो फसलें हैं उसमें हम एनालिसिस लेकर बहुत बड़ी इसमें करते हैं, अगर भी करते भी तो सॉइल का एनालिसिस करते हैं, लेकिन बाग एक ऐसी चीज़ है जहाँ अभी ज़मीन का एनालिसिस का कोई साइड नहीं है, क्या खाली पत्तों का एनालिसिस देने कोई साइड नहीं है। लीफ का एनालिसिस भी साथ में होना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सके कौन सा न्यूट्रिएंट देना है कौन सा नहीं। इसका कारण ये है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि लीफ का सैंपल हर साल लेना चाहिए, पत्ते गिरते रहते हैं नए पत्ते आते हैं, लीफ का सैंपल तो हर साल करें, लेकिन मिट्टी का सैंपल हम 3-4 साल में एक बार बहुत होता है। मतलब सॉइल में इतनी चेंजेस नहीं होती कि हम ये कहते हैं इस साल ये था और अगले साल अंडर आपने प्रिकॉशन उसके लिए, तब भी उसमें जो है 2-2.5 साल लगते हैं सारी चेंज। पीएच बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। रेगुलर अगर आप ग्रीन मैनेजर और इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह बढ़ जाए तब तो पीएच का कुछ फर्क पड़ सकता है 5-7 साल, अदरवाइज इसी का फर्क जो है वो डिपेंड करता है हमारा सॉइल। अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर जो हमारे एरिया में जिसमें अंडरग्राउंड ठीक नहीं है, अगर हम अंडरग्राउंड वाटर का काफ़ी यूज़ करते हैं तो सर्टनली ये है कि उसमें ईसी हमारी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी जो हमारी हाई हो। ऑर्गेनिक कार्बन जनरली हमारे सॉइल में कम है और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए द बेस्ट थिंग इज ग्रीन मैन्योर या ग्रीन मैन्योर करें। इवन जो लकड़ी वगैरह लेते हैं उनको बुरादा काफ़ी होता है, जिनको लकड़ी का रंधा वगैरह लगाते हैं, उस बुरादे को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सॉइल बाद में उसके बुरादे को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जब पानी एकदम देते हैं तो गलना शुरू हो जाता है। ग्रीन के साथ जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आती हैं तो वो जो बुरादा होता है उसके साथ उसमें अदरवाइज क्या होगा, अगर आपसे पानी निकली है उसका ऐसे तो उसमें दीमक आगे हो जाएगा, क्योंकि दीमक सूखे पे आएंगे हमेशा, गीले पे कभी नहीं होता। इसलिए आप जब देना उसमें तो ग्रीन मैन्योर साथ में उसको तब वो उसको बढ़ाए। और ऐसा नहीं कि इस साल में दे दिया अगले साल और निकालो काफ़ी बढ़िया, ये होगा कि रेगुलर आप 4-5 साल तक करते हैं।
खासतौर पर हमारी जैसी सॉइल में जहाँ पर पीएच काफ़ी हाई, तो ये क्या करेंगे, पीएच को भी कम करती है उस केस में और एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाता है उसका। इसीलिए अगर आप देखेंगे नॉर्मली हम माइक्रोमीटर देते हैं जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, या 2-3 स्प्रे दे देते तो उतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसकी 2 स्प्रे भी आप देते हैं तो इसमें जो है काफ़ी फर्क पड़ता है। इनका जो है मैगफॉस प्रोडक्ट है, या एक है कैल्फॉस तो नहीं है, कैल्शियम उसका है वो कैल्शियम ऑक्साइड, पोटाशियम फास्फोरस कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें, दैट इज 12/6/22 प्लस 6 mgO, ये 6 कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये जब हम मिलाते हैं पानी में 5 ग्राम 6 ग्राम के करीब 1 लीटर पानी में मिलाते हैं, और इसमें क्या है कि इसका pH 3 के आसपास आता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर ऐसे रखेंगे, एक दिन छोड़ देंगे ऐसे ही, आप देखेंगे जिसका हमें pH 3 आ रहा था वो pH वापस 6-6.5 पे आ गया। मीन ऐसे केमिकल्स को आपको जब यूज़ करना है जल्दी यूज़ करना है, रादर दैन इसको आप पड़े रहने देंगे रेगुलर, उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। यूज़ कर सकते हैं 1 ग्राम, और 1 ग्राम जो फेरस का कर लें तो आपको बेटर रिजल्ट आप करके देख लीजिए कि बागों में लंबा चौड़ा बाग होगा 1 बीघे में या 1 एकड़ में, उसके करके देख लीजिएगा कि 2 स्प्रे अगर आप कैल्शियम मैगफॉस की या कैल्शियम की करते हैं, आप देखेंगे कि महीने 1.5 महीने बाद आपको लगेगा कि इलेक्शन सिम्टम्स खत्म हो गए। वो कारण यही होता है कि एक तो जो है एब्जॉर्प्शन उसकी लो pH के कारण ठीक हो जाती है, दूसरा उसमें क्योंकि चिलेट्स हैं, चिलेट्स का क्या काम है, स्लो रिलीजिंग, तो स्लो रिलीज होता रहेगा तो वो आपको इम्पैक्ट बेटर है। दूसरे जो नॉर्मली है वो है जब हम स्प्रे करते हैं वो लेके उसमें चले जाते हैं, कितना एब्जॉर्ब करता है ये इसका नहीं पता होता, एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा।